हेलो स्टूडेंट, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान तिथि 12 जनवरी 2022 का कार्य पत्रक 66 यानी कि वर्कशीट 66 करने जा रहे हैं, जो कि हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्राप्त हुई है। इसमें हम जीव जनन कैसे करते हैं अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था कि हम अलैंगिक जनन की बात कर रहे थे, तो उसमें आज हम पढ़ेंगे पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन में क्या होता है? यह बहुकोशिकीय जीवों द्वारा दिखाया जाता है। तो पुनरुद्भवन जो है किसमें होता है? बहुकोशिकीय जीवों में होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे बेटा ये कुछ पोर्शन जो है वो कटा हुआ है, तो मैं आपको चित्र के समझा देती हूँ। इसमें क्या होता है, प्लेनेरिया में जो है वो पुनरुद्भवन देखा जाता है। पुनरुद्भवन में क्या होता है, जैसे ये प्लेनेरिया है, विकसित प्लेनेरिया है, ये अगर तीन भागों में यहाँ बट गया ये, ठीक है, तो क्या होता है, धीरे धीरे तीनों भागों में से एक अलग अलग प्लेनेरिया जो है विकसित होना शुरू हो जाता है, और विकसित होते होते हुए वो जो पूरा पूर्ण प्लेनेरिया जो है वो बन जाता है। तो इसमें क्या है कि इसके खंड हो जाते हैं, तीन भागों में ये बट गया, और तीनों भाग जो है एक नया प्लेनेरिया जो है वो बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पुनरुद्भवन। ठीक है। फिर आ जाता है बीजाणु समासन। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये भी बहुकोशिकीय जीव में होता है, और इसमें यहाँ पे ये देखिए, इसमें क्या होता है, राइजोइडियल हाइफे, ये कवक तंतु होता है, और बीजाणु धानी होती है। ठीक है। जब ये बीजाणु धानी जो है ये परिपक्व हो जाती है, तो क्या होता है, ये फूट जाती है, फट जाती है, और इसमें से जो है फफूंद फैलाने के लिए ये जो जितने भी बीजाणु निकलते हैं वो कहाँ जाके बस जाते हैं, नमी वाली जगह पे, या बस जाते हैं, और वहां पे जाके ये फफूंद जो है वो फैलाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ब्रेड है वो बारिश के दिनों में उस पे फफूंद लग जाती है। क्यों? क्योंकि बारिश के दिनों में नमी होती है। जब ये यहाँ से ये थैली जो फटती है, बीजाणुधानी जो है फटती है, तो इसमें बहुत सारे जो है वो सूक्ष्म बीजाणु जो है वो निकलते हैं, और वो जाके नमी वाली जगह पर बैठ जाते हैं, और वहां पे अपनी एक पूरी कॉलोनी बना लेते हैं, बस जाते हैं वहां पे। और जैसे ये किसमें होता है, ब्रेड मोल्ड, मतलब ब्रेड के ऊपर फफूंदी लग जाती है, और राइजोपस इसके उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, किसी पौधे के भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां या पत्ती कलिकाओं से पूरे पौधे का विकास करना। इसमें क्या होता है कि पौधे के किसी एक भाग से पूरा पौधा जो है वो विकसित किया जा सकता है। ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे ये ब्रायोफिल्म का उदाहरण है। ब्रायोफिल्म में क्या होता है, पत्ती है, जैसे ये पत्ती है, पत्ती के एक भाग में जो है वो विकसित होना शुरू हो जाता है एक छोटा पौधा, और बाद में वो पौधा जब विकसित हो जाता है थोड़ा, तो वो टूट के जमीन पे गिर जाता है, और एक नया पौधा जो है वो वहां से निकल आता है। इसके अलावा ये कायिक प्रवर्धन देखा जाता है कि जिनमें जैसे केला है, अंगूर है, इसमें क्या है, हम केले जो है उसके वो जो है स्टेम काट के लगाते थे। गन्ना है, गन्ने की स्टेम कट काट के, तना काट के लगा देते हैं, और जितने हम उसके तने काट के लगाते हैं उनने उतने ही जो है नए पौधे जो है वो तैयार हो जाते हैं। तो यह उन पौधों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होती है जो बीज नहीं पैदा कर सकते। कुछ पौधे ऐसे हैं जो है उनमें बीज पैदा नहीं होते, जैसे गन्ने का पौधा है, अंगूर में से भी कई बार आपने देखा बिना बीज वाले होते हैं, और केला है। तो ऐसे पौधे जो कि बीज पैदा नहीं कर सकते, उनके लिए कायिक प्रवर्धन जो है वो प्रणाली बहुत उत्तम रहती है, और यह बहुत तीव्र प्रक्रिया है, और लेकिन मूल पौधे के रोग संतति में स्थानांतरित हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक हानि क्या है कि जो पौधे में रोग होते हैं, जैसे हमने उसकी स्टेम काटी है, तो वो रोग जो है दूसरी जो उसकी संतति कोशिका होगी उसमें वो स्थानांतरित हो जाते हैं। तो कायिक प्रवर्धन बता दिया कि ये जड़ जड़ से, तने से, पत्तियां
से पूरे पौधे का विकास हो जाता है। और इसके लिए ये उन पौधों के लिए फायदेमंद है जिनमें जो बीज पैदा करने की क्षमता जिनमें नहीं होती। और यह बहुत एक तेज प्रक्रिया है, बहुत जल्दी होती है। ठीक है। और इसके बाद इसमें जो इसका नुकसान क्या है कि जो पौधे में वो बीमारी होती है वो उसकी संतति में भी ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है। इसके बाद आता है पादपों में लैंगिक जनन। अभी तो हमने ऊपर सारा पौधों में अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था, जिसमें केवल एक माता या पिता जो है वो होना आवश्यक है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के लिए नर भाग भी होना चाहिए पौधे में और मादा भाग भी होना चाहिए। इस प्रक्रिया में, यहाँ देखिए यहाँ पे, इस प्रक्रिया में युग्मकों के निर्माण की आवश्यकता होती है। यहाँ पे गैमेट्स बनते हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। और जब ये युग्मक एक साथ मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं तो पूरे जीव का निर्माण करता है। तो द्विगुणित संख्या बहाल हो जाती है। इसमें क्या होता है, आधे जो है गुणसूत्र नर के होते हैं, आधे गुणसूत्र मादा के होते हैं। और जब वो पूरा एक जीव बनता है तो उसमें जो है वो गुण सूत्र जो है वो पूरे हो जाते हैं। ठीक है। आधे मदर से आए, आधे फादर से आते हैं, और बच्चे के पास जो है फिर जो है पूरे गुण सूत्र हो जाते हैं। इसका महत्व क्या है? यौन प्रजनन युग्मों के माध्यम से होता है जो आनुवंशिक सामग्री के आदान प्रदान से बने होते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमें ये गुण सूत्र मिलते हैं, इसमें क्या होता है, पूरे हमें हमारे पूरे आनुवंशिक सामग्री जो है वो उसमें आदान प्रदान होता है। यह भिन्नता का कारण बनता है जो एक प्रजाति के लिए अपने प्रवेश के अनुकूल होने के लिए आवश्यक है। तो इसमें क्या है, जो हमने ऊपर अलैंगिक जनन में पढ़ा था उसमें तो सेम टू सेम वैसे ही संतान उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो थोड़ी सी भिन्नता आ जाती है। ठीक है। और ये भिन्नता जो है अनुकूलन के लिए बहुत आवश्यक होती है। इसके अलावा इसका कारण है यह हमारे चारों ओर विशाल जैव विविधता और विकास का आधार है। तो यहाँ पे देखिए, आवृत बीजी पौधों में यौन प्रजनन एंजियोस्पर्म में जो है, ठीक है, ये यहाँ पे प्रजनन कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फूल में 4 चक्र होते हैं, 4 भाग होते हैं एक फूल के। बाह्य दल कौन सा है? ये वाला। ठीक है। पंखुड़ियां, ये रही पंखुड़ियां इसकी। पुंकेसर, ये पुंकेसर है ये सारे। ठीक है, ये पुंकेसर है। और स्त्री केसर कौन सा है? ये वाला, ये सारा भाग स्त्री केसर है। ठीक है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे, फूल जो है एक लिंगी नर या मादा अंगों के साथ, पपीता, तरबूज, या उभयलिंगी पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों के साथ। अब फूल भी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक लिंगी और एक होते हैं उभयलिंगी। ठीक है। ठीक। तो इसमें एक लिंगी में क्या होता है, या तो नर भाग होता है उस फूल में या मादा भाग होता है। ठीक है। और उभयलिंगी में क्या होता है, उभयलिंगी में नर भाग भी होता है और मादा भाग भी, दोनों साथ साथ होते हैं। ठीक है। तो जो एक लिंगी जिसमें कि नर भाग होता है या मादा भाग होता है, उसके उदाहरण है पपीता, तरबूज। ठीक है। और जो उभयलिंगी होते हैं, मतलब जिसमें नर और मादा भाग, भाग कौन सा है इसका? पुंकेसर। और मादा भाग कौन सा है? स्त्री केसर। तो नर स्त्री केसर और पुंकेसर जिसमें साथ साथ एक ही फूल में होते हैं उसको हम उभयलिंगी बोलते हैं। और उसका उदाहरण क्या है? हिबिस्कस और सरसों। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, बाह्य दल फूल की कली अवस्था में रक्षा करता है। जब आप देखते हो फूल एक कली के रूप में होता है तो वो ग्रीन से कवर से ढका हुआ होता है, वो क्या होते हैं? बाह्य दल। ठीक है। और जब वो फूल खिलता है तो ये यहाँ पे ऐसे नीचे उसकी रक्षा करते हैं। और पंखुड़ियां वाहकों को आकर्षित करने में मदद करती हैं। पंखुड़ियां जो है वो भंवरों को, कीटों को, वो इतने सुंदर सुंदर रंग की होती हैं पंखुड़ियां, तो वो कीटों को जो है अपनी ओर आकर्षित करती हैं।
इसके अलावा फूलों में वाहकों को आकर्षित करने के लिए सुगंध, मकरंद आदि भी होते हैं। तो आप देखते हो कि फूल में खुशबू होती है, मकरंद होता है और उसके सुंदर सुंदर कलर होते हैं। वो क्यों होता है ऐसा? ताकि वो जितने भी वाहक हैं, यानी कि जो जितने भी कीड़े हैं, वो तितलियां हैं, उनको आकर्षित करने के लिए होता है। अब हम पढ़ते हैं इनके यहाँ देखिए, पुंकेसर में तंतु के शीर्ष पर एक पराग कोश होता है जो परिपक्व होने पर वातावरण में पीले रंग के पराग कण छोड़ते हैं। अब ये देखिए पुंकेसर है, पुंकेसर में क्या होता है? यहाँ पे भू तंतु है और ये पराग कोश है। तो ये शीर्ष में होता है पराग कोश, ठीक है, शीर्ष में पराग कोश होता है। और जब ये पूरा पक जाता है तो ये येलो कलर का, पीले रंग के इसमें पराग कण आ जाते हैं। आप देखो, आप फूल में आपको जब ये पुंकेसर को आप हाथ लगाते हो, टच करते हो, तो येलो येलो सा पाउडर आपकी उंगलियों में लग जाता है। तो वो क्या है? वो पराग कण होते हैं। और इसमें क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। वो जो पराग कण होते हैं उनके अंदर नर युग्मक होते हैं। तो ये तो हो गया पुंकेसर के भाग। अब हम पढ़ेंगे स्त्री केसर के भाग। स्त्री केसर एक फूल के केंद्र में मौजूद होता है। ये बीच में, यहाँ देखिए फूल के ये बीच में है ना, यहाँ पे ये स्त्री केसर है, ये बीच में मौजूद होता है और मादा प्रजनन अंग होता है। तो नर प्रजनन अंग हमने देखा पुंकेसर, और मादा प्रजनन अंग कौन सा होता है? स्त्री केसर। इसके 3 भाग होते हैं। जो ये स्त्री केसर होता है, इसके 3 भाग होते हैं। निचला भाग जिसे अंडाशय कहते हैं, ये देखिए अंडाशय है निचला भाग, और जिसमें अंडाणुओं में मादा युग्मक होता है, यहाँ पे अंडाणु होते हैं। फिर आता है वर्तिका, ठीक है, मध्य भाग जिसको वो क्या बोलते हैं? ये वर्तिका है, ये वाला मध्य भाग है। और सबसे ऊपर होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र पे क्या होता है? थोड़ा सा चिपचिपा होता है वो, ठीक है। क्यों चिपचिपा चिपचिपा होता है? ताकि जितने भी पराग कण होते हैं वो यहाँ पे आके चिपक जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शीर्ष पर चिपचिपा वर्तिकाग्र पराग कणों द्वारा निर्मित नर बीज कोशिका डिप्लॉयड युग्मनज का निर्माण करने के लिए बीजांड में मौजूद मादा युग्मक के साथ मिल जाता है, जो एक भ्रूण के रूप में विकसित होकर एक नया पौधा बनता है। यहाँ पे देखिए वर्तिकाग्र में एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, वहां से ये पुंकेसर से जितने भी जो है परागकण आते हैं वो इससे चिपक जाते हैं, चाहे वो अपने फूल से आए या किसी दूसरे फूल से जो है वो आए, ठीक है। तो यहाँ पे चिपक जाते हैं और उसके बाद वो अंदर जाता है, इस नली से, वर्तिका से होता हुआ वो कहाँ जाता है? अंडाशय में जाता है। और अंडाशय में जो है ये क्या कहते हैं, पराग कण जो है, बीजा, ये जो अंडे होते हैं छोटे छोटे, इनसे क्रिया करते हैं और बीजांड जो है बनता है, और फिर वो धीरे धीरे विकसित होता हुआ भ्रूण के रूप में विकसित होकर एक नया पौधा बनाता है। तो इसके अब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्या कुछ पौधों में सुगंध और मकरंद क्यों होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये देखिए फूलों में मकरंद और सुगंध जो है वो वाहकों को आकर्षित करने के लिए होता है। तो आप इसका आंसर लिख लीजिए, पौधों में सुगंध और मकरंद जो है वो वाहकों को आकर्षित करने के लिए होता है। फिर है कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ और 2 हानियां गिनाइए। तो सबसे पहले हम इसके लाभ लिखेंगे 2। तो पहला लाभ होगा, लिखिए, सभी नए पौधे मातृ पौधे के समान, सॉरी स्टार्ट करिए, हाँ, कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधे थोड़े समय में प्राप्त हो जाते हैं। और नंबर 2 है कि जो पौधे बीज नहीं उत्पन्न कर सकते वो कायिक प्रवर्धन से अपनी संतति पैदा कर सकते हैं। और अब इसकी 2 हानियां लिखिए। इसमें सभी पौधे जो हैं वो कायिक प्रवर्धन से तैयार नहीं किए जा सकते। और नंबर 2, पौधों में विविधता नहीं आती।
ठीक है। और तीसरा भी आप लिख सकते हो, इनमें से कोई दो लिख सकते हो कि यहाँ पे ये देखिए ये वाला, ये हमने पढ़ा था कि अगर उसमें कोई रोग होता है तो वो जो है संतति पौधे में आ जाता है। ठीक है, तो ये इसके हो गए आंसर्स। अब फिर है बंद डिब्बे में फंगस कैसे बढ़ता है। बंद डिब्बे में क्या होता है, एक तो रोशनी नहीं होती, अंधेरा होता है, ठीक है, और फंगस और नमी होती है। तो फंगस को बढ़ने के लिए अंधेरा और नमी दोनों अवश्य चाहिए होते हैं, और जब उसको ये परिस्थिति मिल जाती है तो उसमें फंगस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही आपकी वर्कशीट ये समाप्त होती है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है, समझ आई है, तो आप मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। थैंक यू बेटा।